और अधिकतर बच्चे बिना किसी स्कीम के पढ़ते हैं, इसलिए बहुत विलम्ब भी होता है और फिर सिलेक्शन में परेशानी हो जाती है, नहीं हो पाता है। आपको हमने एक स्कीम दिया, उस स्कीम को समझिएगा। और मैंने जो थोड़ा कहा कि थोड़ा आपको माइंड क्रिएटिव बनाना पड़ेगा, सोचकर एक दूसरे से लिंक करने से बहुत दिमागी क्षमता बढ़ जाएगी और आप क्वेश्चन के ऊपर सोचने में कामयाब रहेंगे। अब देखो कितना आसान सा है, तुमको कहाँ दिक्कत होगी बताओ। हमने पहले आपको बताया कि पूरे हम लोग इसको पार्ट में बांट लेते हैं। तो हम पहले राजनीतिक इतिहास को लेंगे, तो पहले आपका जैसे जितने किंग हैं, क्वेश्चन कहाँ से हो सकता है, कोई किंग पर हो सकता है, बलबन पर हो सकता है, इल्तुतमिश पर हो सकता है, रजिया पर हो सकता है, अलाउद्दीन खिलजी पर हो सकता है, मोहम्मद बिन तुगलक पर हो सकता है, फिरोज शाह तुगलक पर हो सकता है, या फिर आप मुगल काल में आएंगे तो अकबर पर हो सकता है, औरंगजेब पर हो सकता है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां को मिलाकर कोई एक डेवलपमेंट पूछ डाले। तो डायनेस्टीज पर जितने क्वेश्चन आएंगे, हम राजनीतिक इतिहास में, राजनीतिक विस्तार में ही सारे डायनेस्टीज की हायरार्की प्लस किंग का अचीवमेंट एंड इवेल्युएशन हम साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। उसमें एक ही समस्या आपको आएगी कि अगर हमें 2 पेज में पूरा सल्तनत काल के डायनेस्टीज का अचीवमेंट बताना होता तो हम केवल उसका चेंजेज और अचीवमेंट्स के बारे में बताते हुए निकल जाते। लेकिन जब हम एक किंग पर रुकेंगे तो उस किंग में हमें फिर वर्टिकल डाइव अंदर मारकर उसके पूरे अचीवमेंट को करना पड़ेगा, फिर दूसरे किंग पर और डायनेस्टीज पर जाना पड़ेगा। तो उसमें आपके साथ एक ही समस्या आएगी, बुक्स में इस तरह का आपको नहीं मिलेगा। बुक्स में तो सब इधर उधर अपने तरीके से लिखा हुआ है, जिसको लेकर सहेज कर बच्चों के स्तर पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको मेरे वाले मटेरियल में कुछ नहीं करना पड़ेगा। बुकलेट फिर अपना ट्रेडिशनल स्टाइल पर है, बुकलेट पर से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इस लाइन पर चलेगा, लेकिन जो कॉपी में आपको ले चल रहा हूं इसी लाइन पर ले चल रहा हूं। बुकलेट को अपने लाइन से जाने दीजिए, उसे आप इंफॉर्मेशंस लीजिए, एनालिसिस भी लीजिए, क्वेश्चन आंसर का पैटर्न देखिए। लेकिन चलिए, जो क्लास में मैंने कॉपी में आपको कराया है इसके आधार पर, तो जब हम वर्टिकल डाइव मार के फिर जब ऊपर निकलेंगे और फिर चेंजेस की तरफ बढ़ेंगे तो आपको तुरंत दिमाग को डिसइंगेज कर लेना है। मतलब जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर आप आएंगे तो मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक पर हम प्रिसाइजली रहे हैं, ज़्यादा उसको हमने नहीं अंदर गए क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनता नहीं है। इल्तुतमिश में अंदर जाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर रजिया में फिर अंदर जाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर उसके जो अनइम्पॉर्टेंट सक्सेसर्स हैं उसको फिर पासिंग निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद हम बलबन पर आएंगे तो फिर अंदर जाएंगे, और बलबन के बाद उसके एक दो जो पासिंग रेफरेंस देखकर और फाउंडेशन ऑफ खिलजी डायनेस्टी उसमें जलालुद्दीन खिलजी को भी पासिंग दे देंगे, फिर अलाउद्दीन खिलजी में हम अंदर जाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। फिर निकलेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के सक्सेसर्स वगैरह की चर्चा करते हुए हम मोहम्मद बिन तुगलक मैंने तुगलक डायनेस्टी पर चले जाएंगे। गयासुद्दीन तुगलक हमारे विचार का विषय नहीं होगा, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक में फिर वर्टिकल डाइव मारेंगे। तो उसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब हम एक चीज में अंदर जाते हैं और वहां से निकलते हैं, फिर दूसरे में जाते हैं, तो आप निकलने के समय आप ठीक है उस किंग के बारे में एक्सक्लूसिवली आप कर लीजिए, लेकिन ये हमेशा आप याद रखिए और हमेशा इसको ध्यान रखने की कोशिश करिए कि जब दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन हुआ तो फाउंडेशन से लेकर और लोधी वंश तक ओवरऑल क्या चेंजेज आ रहा है, कौन डायनेस्टीज आ रहे हैं, कौन किंग्स आ रहे हैं, डायनेस्टी और किंग्स के बाद आने के बाद ओवरऑल क्या चेंजेज आ रहे हैं। मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई आप हमें जरा मोहम्मद गोरी से लेकर इब्राहिम लोधी तक जो मेजर जो किंग्स का इंडिया में कहाँ राज्य हुआ है, कैसे साम्राज्य का फॉर्मेशन हुआ है, किसके समय साम्राज्य टूटा है, किसके समय बना है, तो आप हमें बता दीजिए। या अगर कल कहो कि मंगोलों के विषय में क्या नीति रही है विभिन्न सुल्तानों की, तो आप हमें बता दीजिए, तो आप एक एक सुल्तान का याद करके और मंगोल नीति पर बता देंगे। या प्रशासनिक सुधार पर विभिन्न शासकों का क्या बल रहा है, उसको लेते हुए आप वो हमें बता दीजिए कि विभिन्न शासकों ने इसमें क्या परिवर्तन किया है। तो वो एक्सपर्टीज आपको लाना पड़ेगा। वो एक्सपर्टीज लाने पर आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी तीसरी बात यह है कि जैसे हम किसी किंग्स के बारे में और इसके बारे में कहते हैं, तो आप लोग अगर मान लो वेरियस सोर्स से कहीं कोई किस्सा कहानी टाइप का देखते हो, तो हमें दोनों चीज़ रखनी पड़ती है। एक तो समग्रता से एग्जाम को ध्यान में रखना पड़ता है जो यूपीएससी का एग्जाम है, और दूसरी बात है कि इस तरह की किस्सा गोई पद्धति को भी टालना पड़ता है, क्योंकि किस्सा गोई पद्धति जो होती है कई बार जैसे क्या होता है कि मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ, विशेषकर आउटसाइड ऑफ दिल्ली में जो कल्चर है हिस्ट्री पढ़ने का, तो टीचर है वो लेक्चर दे के किस्सा गोई
करते चले जाते और पूरा सिलेबस समाप्त होने का तब बच्चों को लगता है मैंने इतिहास पढ़ लिया। क्वेश्चन देखते तो लगता है जहां मैंने कहां पढ़ा, फिर लगता है शायद हमने पढ़ लिया। और तब जब वो आते हैं तो बहुत सारा किस्सा गोई लेकर आए थे कि अमुक सर पढ़ाए थे इतना। अब हमें समझ में नहीं आता कि भाई अमुक सर पढ़ा के लेक्चर देके चले गए तो इतिहास पढ़ना कैसे हुआ। बच्चा न क्वेश्चन पर सोचने की स्थिति में है, न लैंडमार्क चेंजेस जान रहा है, तो वो पढ़ना इतिहास का नहीं हुआ। और एक बच्चा जिसका बैकग्राउंड सब्जेक्ट नहीं हो, वो बच्चा केवल लेक्चर सुनकर और कुछ बातें पॉइंट करके अगर वो चला जाता है तो कभी क्वेश्चन के ऊपर नहीं लिख सकता, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। तो मैं इसलिए बार बार आपको हिदायत कर रहा हूं कि जब मेरा ये पार्ट नंबर 3 समाप्त होगा तो मैं क्लास में पूछूंगा कि कितने बच्चे हमें राजनीतिक इतिहास में चेंजेज बता सकते हैं, कितने बच्चे प्रशासनिक संरचना में चेंजेज बता सकते हैं सल्तनत में। पहले मैं सल्तनत में रुक के पूछ लूंगा, और जब मैं मुगल करूंगा तो फिर राजनीतिक इतिहास वहीं से परिवर्तन बताऊंगा, प्रशासनिक वहीं से परिवर्तन बताऊंगा, आर्थिक नीति वहीं से परिवर्तन बताऊंगा, ताकि आपको क्वेश्चन पूछा अगर जा सकता है कि सल्तनत काल से मुगल काल तक नगरीकरण के विकास पर टिप्पणी लिखी, या सल्तनत काल से मुगल काल तक औद्योगिक संगठनों के विकास पर टिप्पणी लिखी, या सल्तनत तुर्की और मुगल शासन के अंतर्गत कारखाना पद्धति कैसे काम कर रहा था। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका स्कोप होता है कि हम उस क्वेश्चंस को सल्तनत और मुगल दोनों को मिलाकर लिखें। तो मैं आप लोगों से 2-3 बातों की बात कर रहा हूं कि जितनी चीजें आप क्लास में हासिल कर लेंगे उसको हासिल करने के लिए बरसों लग जाते हैं। जो चीज मैं छोड़ रहा हूं आप सीधा समझ लीजिएगा कि आपको आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप अगर हमको किस्सा गोई पद्धति में अगर फंसाने की कोशिश करेंगे तो आपके बहुत सारे परीक्षोपयोगी चीजें छूट जाएंगी, क्योंकि हर चीज का एक टाइम लिमिट भी होता है, ध्यान रखिएगा। वो टाइम लिमिट आपके साथ भी टाइम का कांस्टेंट है और हमारे साथ भी टाइम का कांस्टेंट है। आप हमारे अनुभव से लाभ उठाइए और जैसा मैं कह रहा हूं आंख मूंद के आप करिए, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं कल आपको बता रहा था कि कल मैंने एक क्वेश्चन मॉडल आंसर आपको लिखवाया था, समझ में तो आ ही गया होगा क्या? हाँ, फिर एक बार बोलो तो। ये तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर आज तक का सबसे आसान क्वेश्चन था कि तराइन की और चंदावर की लड़ाई ने भारत में दिल्ली सल्तनत तुर्की शासन की नींव रखी थी। तो क्या लिखना चाहोगे? लिखवा दूं? देखो इसमें समझाना क्या है, तुम हल्का सा लो कि भाई सबसे पहले तुम्हारा होगा कि भाई इंट्रोडक्टरी गोरी के द्वारा। तो एक बार मंगोलों की एक बड़ी करुलताई हुई, उस करुलताई में, करुलताई कहते हैं मंगोलों की सभा को, जनजाति सभा को, करुलताई हुई, उसमें तमेचिन को उन्होंने अपना नेता चुना। यही तमेचिन था चंगेज खान। तो तमेचिन जो चंगेज खान था, वो चंगेज खान जब मंगोलों को संगठित किया तो आप जानते हो कि मध्य एशिया की जो भी जनजाति थी वो बड़ा स्विफ्ट हॉर्स राइडर थी। स्विफ्ट हॉर्स राइडर का मतलब कि तेजी से घोड़े, आप जानते हो कि उनका मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी। तो जब वो मंगोलों ने अपने आप को संगठित किया, उसके बाद तो लोकस्ट की तरह, टिड्डी की तरह जिधर जाते उधर तबाही मचा देते, लूट अगजनी। मंगोल का गुजरने का मतलब है कि वहां पर विध्वंस हो जाना। और मंगोलों ने मध्य एशिया में बल्ख, बुखारा, समरकंद को जीता और विश्व का सबसे प्रतिष्ठित साम्राज्य था ख्वारिज्म का साम्राज्य। मैंने बताया आपको। तो ख्वारिज्म के साम्राज्य को मध्य एशिया में जीता। फिर रूस का जो इतना देख तो बल्ख, बुखारा रूस की तरफ बढ़ गए। रूस में भी को भी मंगोलों ने बाद में जीत लिया। चाइना को कुबलाई खान ने जीत लिया। तो दुनिया में मंगोलों का बहुत ज्यादा प्रसार हुआ और मुस्लिम विश्व तो समझिए तबाह हो गया। अब जब ख्वारिज्म के शासक को उसने पराजित किया था तो क्या हुआ कि ख्वारिज्म का शासक पराजित होने के बाद यहां से यूरोप की तरफ भागा और ख्वारिज्म का जो शाह का बेटा था राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी, उसने सिंधु नदी में घोड़े को जंप करवा दिया और सिंधु नदी में घोड़े को जंप करवा कर और तब वो हिंदुस्तान की तरफ भागा। अब उस समय इल्तुतमिश का शासन था हिंदुस्तान में। चंगेज खान उसका पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक आया
और सिंधु नदी तक आने के बाद चंगेज खान वहां रुक गया। चंगेज खान ने सिंधु नदी क्रॉस नहीं किया, केवल वह नजर गड़ाए हुए था कि हिंदुस्तान का शासक किस प्रकार से जलालुद्दीन मांगबरनी को लेता है। अब इल्तुतमिश की कूटनीतिक योग्यता यह थी कि इल्तुतमिश जिस समय मांगबरनी इधर इस किनारे आया तो उसने तुरंत हिंदुस्तान, वो क्योंकि पंजाब पर इल्तुतमिश का कब्जा था, तो उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी। तो शरण मांगी, इल्तुतमिश ने यह कहकर शरण देने से इनकार कर दिया कि हिंदुस्तान की आबो हवा आपको रास नहीं आएगी। ये सब डिप्लोमेसी की भाषा होती है, डिप्लोमेसी की भाषा अलग होती है, समझ लो कि डिप्लोमेसी में डायरेक्ट नहीं बोला जाता है, हिंट किया जाता है, और उसका जो डिसिफर करते हैं, जैसे कई बार हुआ है कोई गवर्नमेंट कुछ बोल देगा और हम आप नहीं समझेंगे और देखोगे कि कूटनीतिक क्षेत्र में इसकी मतलब बड़ा एक भूकंप आ गया, इस बात से भूचाल आ गया कि इतनी बड़ी बात बोल गया। जैसे जो कारगिल युद्ध चल रहा था, तो यहाँ मलिक था इंडिया का मिलिट्री कमांडर, तो किसी पत्रकार ने उससे पूछा कि क्या आप कारगिल पर जो आपकी युद्ध रणनीति है उस पर क्या कहना चाहेंगे। तो बोला कि देखिए हम कारगिल से परे देख रहे हैं, वी आर लुकिंग बियॉन्ड कारगिल। अब इतना बोल दिया, परे देख रहे हैं, उस पाकिस्तान में तूफान मच गया कि भाई परे कहाँ देख रहे हैं, आप इस्लामाबाद की तरफ देख रहे हैं। तो उसकी अपनी एक भाषा होती है। तो उसने कहा कि हिंदुस्तान की आबो हवा आपको रास नहीं आएगी। चंगेज खान हिंदुस्तान की तरफ से दिमाग घुमा लिया, उसने कहा कि उसने उचित, और उस समय उसको शरण दे देता, चंगेज खान अटैक करता, अगर अटैक कर देता तो हिंदुस्तान के दिल्ली सल्तनत को क्या होता और हिंदुस्तान के लोगों का क्या होता, ये कहना मुश्किल है। लेकिन उसी समय वो लौट गया। उसके बाद इल्तुतमिश, जब तक चंगेज खान जीवित रहा, इल्तुतमिश ने उत्तर पश्चिम में कोई गतिविधि ही नहीं कि उसने देखा कि ज्यादा मैं उधर अगर कुछ गतिविधि करूंगा, उसकी अगर कहीं वक्र दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो फिर तबाही मच जाएगी, इसलिए उधर नहीं। 1227 में जब चंगेज खान मरा, तब इल्तुतमिश ने उधर गतिविधि शुरू की। क्योंकि देखो, मंगोलों में एक गलत परंपरा थी और मंगोलों की एक शाखा मुगल के रूप में डेवलप हुए। तो मध्य एशिया में जितने भी साम्राज्य हुए बचे, उसमें एक गलत परंपरा थी, साम्राज्य विभाजन की परंपरा। तो चंगेज खान मरा तो चंगेज खान का साम्राज्य तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, वो उसके उत्तराधिकारियों में बट गया। तो मंगोल थोड़ा कमजोर पड़े। लेकिन मंगोल का आक्रमण यहां से तुम समझ गए पूर्वी यूरोप तक, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, हर जगह मंगोलों का आक्रमण हुआ, तबाही मची। लेकिन हिंदुस्तान में मंगोल आक्रमणकारी आए, आक्रमण किया, हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर पाए। वो बाकी क्षेत्रों में उन्होंने कब्जा, चीन में भी कुबलाई खान का कब्जा था, रशिया में भी उनका कब्जा हो गया, मध्य एशिया में ख्वारिज्म के क्षेत्र पर कब्जा हो गया। हिंदुस्तान में उन्होंने कब्जा नहीं किया। आते थे, शुरू में बलवंत भी कोशिश की, बलवंत लड़ा मंगोलों से खूब। मैंने हिंदुस्तान माना जाता है कि तुर्की शासक हिंदुस्तान में मंगोलों से लड़ने में ज्यादा सफल रहे। मंगोलों को ठीक से घुसने इन्होंने नहीं दिया बाद में। और बलबन ने कोशिश की, अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या ने सेनापति रखा हुआ था, 4 उसके सेनापति थे। तो उसमें उसको बताया जाता था, एक बार तो उसका दिमाग भी घूम गया था कि मैं भी मोहम्मद पैगंबर हूँ। मोहम्मद पैगंबर के 4 सेनापति थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। उसी तरह हमारे भी 4 सेनापति हैं, अल्प खान, जाफर खान, नुसरत खान और उलू खान। ये 4 हमारे सेनापति हैं मोहम्मद पैगंबर की तरह। और जाफर खान के विषय में कहा जाता था कि जाफर खान का नाम सुनकर मंगोल के घोड़े भी पानी पीने से इनकार कर जाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ, लेकिन उसने उत्तर पश्चिम की सुरक्षा को बनाए रखा। और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के समय भी मंगोलों को पराजित कर दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छा से सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोलों का अंतिम आक्रमण हुआ हिंदुस्तान में, और उसको भी मोहम्मद तुगलक ने संभवतः पराजित कर दिया। उसके मंगोल गए, उसका मंगोल शक्ति का ही पतन हो गया। तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और उसके बाद के काल में मंगोल का हिंदुस्तान पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। इससे पहले मंगोलों का निरंतर आक्रमण होता रहा, लेकिन मंगोलों ने हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं किया। उसमें एक मत यह है कि हिंदुस्तान में चूंकि प्रॉपर चारागाह नहीं था, तो मंगोलों के यहाँ आने का कोई इंसेंटिव नहीं था। क्योंकि ट्राइबल्स थे तो उन लोगों को बहुत बड़ा चारागाह चाहिए था, पास्चर लैंड, मान पशुओं को भरण पोषण के लिए। तो एक मत यह भी है। दूसरा मत है कि तुर्की शासकगण ज्यादा सफल हुए। तो तुम
ये थोड़ा सांस्कृतिक वाला ये मुद्दा अभी तत्काल हो गया। अब जो दिल्ली सल्तनत का संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था है, वो तो अलग टॉपिक तुम्हारा लास्ट में होगा, जिसमें कि हम पूरे इकोनॉमिक पर इम्पैक्ट, अभी तो केवल मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय इनिशियल इम्पैक्ट मैंने बताया है, और तब लेटर डेज इम्पैक्ट जिसको समन्वित संस्कृति का विकास कहोगे, वो लास्ट में हम लोग उसको कवर करेंगे। अभी केवल आपको इनिशियल इम्पैक्ट बताया गया है, तो तुम लोग इस हाँ तुमको हमेशा इतिहास से परे हटकर व्यक्तिगत जिज्ञासा इतनी क्यों होती है, इसका जवाब तुम्हारा कोई हिस्टोरियन दे सकता है। हम अगर तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देंगे हिस्ट्री के माध्यम से थोड़ा देंगे, हम तुमको अगर जवाब देंगे तो नीति शास्त्र के माध्यम से देंगे, राजनीतिक शास्त्र के माध्यम से देंगे, दर्शन शास्त्र के माध्यम से देंगे। तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यार क्यों नहीं सोचते हो? मुझे लगता है फंस जाओगे तुम एग्जाम हॉल में। अपन मैं तुम्हारे क्वेश्चन को सार्वजनिक करता हूँ, फिर मैं इसका उत्तर। तो इनका प्रश्न ये है कि जनजाति लोग प्रायः इतने क्रूर नहीं होते हैं, लेकिन मध्य एशिया की जनजातियां इतनी क्रूर क्यों हुई? तो पहली बात यह है कि ये इनका व्यक्तिगत परसेप्शन है कि जनजाति लोग इतना क्रूर नहीं होते हैं। जो भी लोग सभ्य नहीं होंगे, जैसे देखो पशु, और पशु के बाद सब मानव, और मानव के बाद सभ्य मानव, 3 स्टेज है। तो पशु तो सबसे, जिसको तुम कहते हो बारबरिक, जिसको तुम कहोगे वो जो नियंडरथल वगैरह में जब इंसान था होमोसेपियंस से पहले, तब वो पशु के बहुत निकट था। फिर धीरे धीरे होमोसेपियंस से डेवलपमेंट होता चला, और होमोसेपियंस ही दुनिया में फिर कंटिन्यू किया। होमोसेपियंस पर इस बार एक बुक भी लिखी गई, बहुत बढ़िया बुक है, पूरा एकेडमिक सर्कल में काफी हिट हुई है बुक। सेपियंस उस बुक का नाम है, सेपियंस, वेरी फेमस बुक। तो अब जब होमोसेपियंस से जब डिफरेंट ट्राइब्स, अब होमोसेपियंस से जब आदमी इंसान निकला, तो पहला स्टेज इंसान का था ट्राइबल। तो ट्राइबल स्टेज असभ्य अवस्था है। तो असभ्य अवस्था में नेचुरली शिकार, युद्ध, क्रूरता बड़ा स्वाभाविक होती है। उसके बाद इंसान जैसे जैसे उस ट्राइबल स्टेज से असभ्य स्टेज से सभ्य स्टेज में आता जाएगा, वैसे वैसे विचारधारा की विकास होती जाएगी, सभ्यता का विकास होता जाएगा, जीवन पद्धति में स्थिरता आती जाएगी, अस्थायी जीवन लोग जीने लगेंगे, उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों का महत्व बढ़ेगा। तो जब आपके जीवन में आर्थिक गतिविधियों का महत्व बढ़ेगा, संस्कृति में आपकी रुचि बढ़ेगी, विचारधारा बेहतर विकसित होगी, तो धीरे धीरे जब आपका माइंड ज्यादा वर्क करने लगेगा, तो फिजिक में शिथिलता नेचुरली आती जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? एक समय था कि इंसान का सबसे बड़ा आकार पेट का होता था, धीरे धीरे इसका वजन बढ़ता गया और पेट का वजन कम होता गया। सेपियंस में दिखाया है, शिथिलता नेचुरली आती, ज्यादा वर्क करने लगेगा तो फिजिक में शिथिलता नेचुरली आती जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? एक समय था कि इंसान का सबसे बड़ा आकार पेट का होता था, धीरे धीरे इसका वजन बढ़ता गया और पेट का वजन कम होता गया। सेपियंस में दिखाया है। सेपियंस में बहुत सारी चीजें ऐसी उद्घाटित की है जो आपको, जैसे पहले महिलाएं थी तो इनिशियल स्टेज में जैसे पशु थे तो चौपाया थे, तो चौपाया था तो उसको डिलीवरी आसान था। जब वो दोपाया हुआ तो सबसे ज्यादा फीमेल मोर्टेलिटी रेट बढ़ा, क्योंकि दोपाया हुआ तो उसका जो यूटेरस कैनाल है वो इतना छोटा हो गया कि डिलीवरी के समय अधिकतर महिलाओं का डेथ हो जाता था। तो उसी तरह से मानव का उदर पहले बढ़ा था, और फिर धीरे धीरे जीवन में भोजन की मात्रा कम होती गई, और फिजिकल से आदमी जब मेंटल पर आता गया तो दिमाग का वजन बढ़ता गया। तो दिमाग का वजन बढ़ने के बाद सर का आकार बढ़ता गया, तो इसलिए मोर्टेलिटी रेट बढ़ा महिलाओं का, क्योंकि जब सर का, जब बच्चों का आकार और वजन बढ़ता गया तो डिलीवरी के समय बहुत दिक्कत होने लगी। तो मतलब यह है कि ये ट्राइबल सोसाइटी जब सिविलाइज सोसाइटी पर जाएगी तो युद्ध और हिंसा तो कम होगी ही ना, और जब तक ट्राइबल सोसाइटी में हो उसमें तो युद्ध और हिंसा की तो ज्यादा प्राथमिकता होगी ही ना। ये तो बड़ा नेचुरल है। तो इसको समग्रता से देखोगे सब समझ में आएगा। इतिहास का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो नीचे ब्रेक दीजिए और ब्लॉक बनाइए।